हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो इसमें क्या दिया देखते हैं कि द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेज हैव मेड इमेंस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेराप्यूटिक ड्रग्स। ओके, क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का हेल्थ केयर के एरिया में अधिक इम्पैक्ट डाला है, बिकॉज इसके द्वारा प्रोड्यूस सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स का प्रोडक्शन अधिक अमाउंट में पॉसिबल है। समझ में आ गया आपको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का हेल्थ केयर के एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, बिकॉज इसके द्वारा प्रोड्यूस सेफ एंड मोर इफेक्टिव ड्रग्स का प्रोडक्शन अधिक अमाउंट में पॉसिबल हो। Further, recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses, as is common in case of similar products isolated from non-human sources. Further, recombinant therapeutics का unwanted immunological response नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि similar products जो non-human source से isolate किए गए हैं वे unwanted immunological response डालते हैं। समझ में आ गया आपको कि रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स का अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स जो नॉन ह्यूमन सोर्स से आइसोलेट किए गए हैं वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस डालते हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज द वर्ल्ड ओवर इन इंडिया। 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। ओके, क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, ओके, प्रेजेंट टाइम में अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स वर्ल्ड में ह्यूमन की यूज के लिए अप्रूव हो चुकी हैं एंड प्रेजेंट टाइम में इनमें से 12 इंडिया में सेल हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इनमें से 12 इंडिया में सेल हो रही हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ओके, इसमें देखते हैं क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट वनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। एडल्ट में होने वाले डायबिटीज का मैनेजमेंट रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर इंसुलिन लेने से ही पॉसिबल है। व्हाट वुड ए डायबिटिक पेशेंट डू इफ इनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। ह्यूमन इंसुलिन पर्याप्त अवेलेबल न होने पर डायबिटिक पेशेंट क्या करेंगे बताइए आप कि अगर डायबिटिक पेशेंट को ह्यूमन इंसुलिन इनफ अवेलेबल ना हो तो वो क्या करेंगे। तो इफ़ यू डिस्कस दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट एंड यूज इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स। ओके, तो उस पर हम लोग डिस्कस करने पर हम इस बात को रियलाइज करेंगे कि हमें अदर एनिमल से इंसुलिन आइसोलेट कर यूज में लाना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि अदर एनिमल से इंसुलिन आइसोलेट कर यूज में लाना होगा। वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज इफेक्टिव एज दैट सिक्रीटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ एंड वुड इट नॉट इलिसिट एन ह्यूमन रिस्पॉन्स इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, क्या होता फ्रेंड कि क्या अदर एनिमल्स से आइसोलेटेड इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में भी इफेक्टिव है एंड उसका ह्यूमन बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। बताइए आप कि क्या अदर एनिमल्स से आइसोलेटेड इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में भी इफेक्टिव है एंड उसका ह्यूमन बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स पर कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ता है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वेयर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन सडनली द होल प्रोसेस बिकम्स सो सिंपल। आप इमेजिन करो कि यदि कोई बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है। ठीक है, आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है तो सडनली पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। समझ में आ गया आपको, तुरंत ही पूरी प्रोसेस कैसी हो जाती है, सिंपल हो जाती है। यू कैन ईजिली ग्रो ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया एंड मेक एज मच इंसुलिन एज यू नीड। आप इजिली ऐसे बैक्टीरिया को लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कर जितना चाहे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंसुलिन बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Think about whether insulin can be orally administered to diabetic people or not. Why? Think करो कि क्या इंसुलिन डायबिटिक पीपल को orally एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है कि नहीं। इट मीन्स क्या होता है कि मुंह के द्वारा लिया जा सकता है कि नहीं एंड क्यों। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वाज ईयरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड
पिग्स, ठीक है, आपका जो डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है उसके द्वारा यूज में लाए जाने वाला इंसुलिन कैटल एंड पिग्स को मारकर उसके पैनक्रियास से निकाला जाता था, ठीक है। पहले क्या होता था कि डायबिटिक पेशेंट द्वारा यूज में लाया जाने वाला इंसुलिन कैटल एंड पिग्स को मारकर उसके पैनक्रियास से निकाला जाता था। समझ में आ गया आपको? इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स cause some patients to develop allergy or other types of reaction to the foreign protein. ओके, क्या होता है फ्रेंड कि एनिमल्स द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ पेशेंट में एलर्जी या फॉरेन प्रोटीन के लिए दूसरी टाइप की रिएक्शन होने लगती थी, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था कि एनिमल्स द्वारा प्राप्त इंसुलिन से जो कुछ पेशेंट में एलर्जी के फॉर्म में हो जाती थी एंड फॉरेन प्रोटीन के लिए दूसरे टाइप की रिएक्शन होने लगती थी। इंसुलिन कंसिस्ट्स ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, इंसुलिन दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, चेन ए एंड चेन बी, जो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा क्या होती हैं, लिंक होती है, ठीक है, जो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज द्वारा लिंक होती हैं। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रोहार्मोन लाइक ए प्रोएंजाइम। द प्रोहार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स ए फुली मैच्योर एंड functional hormone which contains an extra stretch called the सी पेप्टाइड। ओके, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है, मैमल्स में ह्यूमन को इंक्लूड करने के बाद इंसुलिन प्रो हार्मोन, प्रो एंजाइम की तरह प्रो हार्मोन को फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन बनने के लिए प्रोसेस्ड होने की नीड होती है एंड उसका क्या होता है, सिंथेसिस होता है, जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड बोलते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी पेप्टाइड बोलते हैं। आगे देखते हैं कि द सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। क्या होता है फ्रेंड्स कि यह सी एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो है, ठीक है, यह जो सी एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको हम लोग सी पेप्टाइड बोलते हैं, यह मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता है, ठीक है, यह मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, जो मैच्योरेशन के दौरान इंसुलिन से रिमूव होता है। तो द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्निक्स वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू ए मैच्योर फॉर्म। ओके, आरडीएनए टेक्निक्स का यूज करते हुए इंसुलिन के प्रोडक्शन में मेन चैलेंज है कि इंसुलिन को एक्यूमुलेट कर मैच्योर फॉर्म में प्रिपेयर किया जाए। समझ में आ गया आपको कि आरडीएनए टेक्निक्स का यूज करते हुए इंसुलिन के प्रोडक्शन में मेन चैलेंज है कि इंसुलिन को एक्यूमुलेट कर मैच्योर फॉर्म में प्रिपेयर किया जाए। 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of E. coli to produce insulin chains. Chain A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form ह्यूमन इंसुलिन। ओके, क्या होता फ्रेंड्स कि 1983 में, ठीक है, 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने, ठीक है, वो कौन सी कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, ने 2 डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर किया जो ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए एंड बी के करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि जो ह्यूमन इंसुलिन के चेन ए एंड बी के करेस्पॉन्डिंग है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराकर इंसुलिन चेन का प्रोडक्शन किया एंड इन्हें क्या किया, सेपरेटली प्रोड्यूस्ड चेन, ठीक है, इनको सेपरेटली प्रोड्यूस्ड चेन ए एंड बी को निकाल कर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर आपस में एक्सट्रैक्ट एंड कंबाइन कर ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया। समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई आपको कि दोबारा बताना पड़ेगा कि 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी ने 2 डीएनए सीक्वेंस को प्रिपेयर किया जो ह्यूमन इंसुलिन की चेन ए एंड बी के करेस्पॉन्डिंग है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराकर इंसुलिन चेन का प्रोडक्शन किया एंड इन्हें फिर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड चेन ए एंड बी को निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर आपस में एक्सट्रैक्ट एंड कंबाइन कर ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन किया गया, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं जीन थेरेपी क्या है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं क्या है, जीन थेरेपी। इफ ए पर्सन इज बोर्न विथ ए हेरेडिटरी डिजीज कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। यदि एक पर्सन हेरेडिटरी डिजीज के साथ जन्म लिया है तो क्या इस डिजीज के लिए करेक्टिव थेरेपी है कोई? आप बताइए कि यदि कोई पर्सन हेरेडिटरी डिजीज के साथ जन्म लिया है तो क्या इस डिजीज के लिए करेक्टिव थेरेपी है? तो देखते हैं क्या है कि जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स
that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo. ओके, जीन थेरेपी ऐसा ही एक अटेम्प्ट है, ठीक है। जीन थेरेपी क्या है? ऐसी एक अटेम्प्ट है। जीन थेरेपी में उन मेथड का कलेक्शन करते हैं जिनके द्वारा किसी चाइल्ड या एम्ब्रायो में करेक्शन किए गए जीन डिफेक्ट का डायग्नोस किया जाता है। इट मीन्स कि उसका क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है? सुधार किया जाता है। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज। ओके, उसमें डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जीन को पर्सन की सेल्स एंड टिश्यू में इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक है। उसमें क्या कराया जाता है? इंजेक्ट कराया जाता है। करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रायो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपेंसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ओके, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए जीन को पर्सन की सेल एंड टिश्यू में इंजेक्ट कराया जाता है एंड जेनेटिक डिफेक्ट वाली सेल्स की ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल जीन को, ठीक है, नॉर्मल जीन को इंडिविजुअल या एम्ब्रायो में ट्रांसफर करते हैं जो नॉन फंक्शनल जीन की कंपेंसेट कर उसके फंक्शनल को टेक ओवर करता है, ठीक है। इट मीन्स उसके फंक्शन को क्या करता है? ये टेक ओवर करता है। समझ में आ गया आपको? इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आगे देखते फ्रेंड क्या है कि द फर्स्ट क्लिनिकल जीन, ओके, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 14-year-old गर्ल विथ एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। जीन थेरेपी का फर्स्ट यूज 1990 में एक 4 years old गर्ल में एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। जीन थेरेपी का फर्स्ट यूज 1990 में एक 4 year old गर्ल में एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया गया था। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। यह एंजाइम इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रूशियल, इट मीन्स कि इंपॉर्टेंट है। द डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू द डिलेशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ओके, यह प्रोटीन जो एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के रिस्पॉन्सिबल है जो इसके डिलेशन के कारण होता है। इन सम चिल्ड्रेन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन व्हिच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। ओके, कुछ चिल्ड्रेन में एडीए की डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से होता है, जबकि अदर में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें इंजेक्शन द्वारा पेशेंट को फंक्शनल एडीए दिया जाता है, ठीक है, जिसमें इंजेक्शन द्वारा पेशेंट को फंक्शनल एडीए दिया जाता है। एंड दोनों अप्रोचेस में यह प्रॉब्लम है कि कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है। दोनों अप्रोचेस में क्या है? ये प्रॉब्लम है कि कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। तो एज फर्स्ट स्टेप टॉवर्ड्स जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रो इन ए कल्चर आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड कि ये जब दोनों ही मतलब क्या होते हैं कि क्यूरेटिव नहीं होते, जो दोनों अप्रोच हैं वो क्यूरेटिव नहीं होता, तो जीन थेरेपी में फर्स्ट स्टेप पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को निकालकर बॉडी से बाहर ग्रो किया जाता, ठीक है। जीन थेरेपी में फर्स्ट स्टेप पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को निकालकर बॉडी से बाहर ग्रो किया जाता है। ए फंक्शनल एडीए cDNA यूजिंग ए रिट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सबसिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट्स। ओके, क्या होता है कि फंक्शनल एडीए का cDNA रिट्रोवायरल वेक्टर का यूज कर लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कराकर लास्ट में पेशेंट के बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। हाउएवर एज दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल, द पेशेंट्स रिक्वायर्स पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। ओके, however if the gene isolates from bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a परमानेंट क्योर। ये सेल्स क्या होते हैं कि इमोर्टल होती हैं, ठीक है। ये सेल्स क्या होती हैं? इमोर्टल होती हैं, इट मीन्स डेड होती हैं। इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट को टाइम टाइम पर पेशेंट के बॉडी से पीरियोडिक इन्फ्यूज करने की नीड होती है। यदि बोन मैरो से आइसोलेट जीन को ईयरली एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल से प्रोड्यूसिंग एडीए में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है। परमानेंट क्योर मीन्स क्या होता है कि अस्थायी उपचार हो सकता है। समझ में आ गया आपको?
चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है कि यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज ईयरली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि डिजीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसकी ईयरली डायग्नोसिस एंड उसके पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एटसेट्रा, ईयरली डिलेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, डायग्नोसिस की कन्वेंशनल मेथड, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एटसेट्रा का यूज करते हुए डिजीज का स्टार्टिंग में पता लगाना पॉसिबल नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) are some of the techniques that serve the purpose of yearly diagnosis. Okay, क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (ELISA) कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डिजीज की स्टार्टिंग में पहचान की जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जिसके द्वारा डिजीज की पहचान की जा सकती है। आगे देखते हैं हम क्या है कि प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड ए डिजीज सिम्टम। ठीक है, क्या होता है कि पैथोजन, बैक्टीरिया हो गया, वायरस एटसेट्रा की प्रेजेंस का नॉर्मली तब पता चलता है जब उसके द्वारा प्रोड्यूस डिजीज के सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जब तक सिम्टम नहीं दिखाई देते तब तक इस डिजीज का पता नहीं लग पाता है। तो बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। ओके, उस टाइम तक पैथोजन की नंबर बॉडी में पहले से काफी अधिक हो चुकी होती है। ठीक है, हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम व्हेन द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। ठीक है, जब क्या होता है कि बहुत कम नंबर में बैक्टीरिया या वायरस उस टाइम जब डिजीज के सिम्टम क्लियर विजिबल नहीं होते हैं तब उनकी पहचान PCR द्वारा, उनके न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, PCR द्वारा एंड उसके न्यूक्लिक एसिड के एम्प्लीफिकेशन द्वारा हम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ DNA? क्या आप बता सकते हो कि PCR द्वारा DNA की वेरी लो अमाउंट की पहचान कैसे की जा सकती है? कैन यू एक्सप्लेन? आगे देखते हैं हम कि PCR इज नाउ रोटेशनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट्स। इट इज बीइंग यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स टू। इट इज पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, सस्पेक्टेड एड्स, ठीक है, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में HIV की आइडेंटिफिकेशन के लिए आजकल कॉमनली यूज किया जा रहा है। ठीक है, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में HIV की आइडेंटिफिकेशन के लिए आजकल कॉमनली यूज किया जा रहा है। उसकी यूज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट के जीन में होने वाले म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में भी किया जा रहा है। एंड एक पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, एक पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा बहुत सारी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग्ड विथ ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रूव इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री DNA इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ओके, क्या होता है कि DNA या RNA की सिंगल स्ट्रैंडेड से एक रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल ऐड होकर सेल्स के क्लोन में अपने कॉम्प्लीमेंट्री DNA से हाइब्रिडाइज होते हैं, जिसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, जिसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेड जीन्स विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कंप्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेड जीन। क्लोन जिसमें म्यूटेड जीन मिलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते बिकॉज प्रोब एंड म्यूटेड जीन आपस में एक दूसरे से कंप्लीमेंट्री नहीं है। समझ में आ गया आपको कि क्लोन जिसमें म्यूटेड जीन मिलते हैं, ठीक है, क्लोन जिसमें म्यूटेड जीन मिलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं बिकॉज प्रोब एंड म्यूटेड जीन आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं है। ELISA is based on the principle of antigen-antibody interactions. Infection by pathogen can be detected by the presence of antigens, proteins, glycoproteins, etc. or by detecting the antibodies synthesized against the पैथोजन। ELISA एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, जो ELISA है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के
पे, प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पैथोजन के द्वारा उत्पन्न इन्फेक्शंस की पहचान एंटीजन्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक्सेट्रा की प्रेजेंस या पैथोजन के अगेंस्ट सिंथेसाइज एंटीबॉडी की पहचान के बेसिस पर की जाती। समझ में आ गया आपको? तो फ्रेंड आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।